हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2016 में रिलीज हुई एक जापानीज ड्रामा मूवी जिसका नाम है सर्वाइवल फैमिली। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सुजुकी फैमिली से जो टोक्यो नाम के शहर में रहती थी। एंड मूवी की शुरुआत में ही हमें एक स्मॉल अपार्टमेंट दिखाया जाता है। उनके फादर योशियुकी सुजुकी जो बड़े मजे से टेलीविजन देख रहे होते हैं। यहाँ उनका बेटा केंजी और उनकी बेटी यूई अपने अपने फोन्स में बिजी होते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि सुजुकी फैमिली पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर थी और वे मुश्किल से ही आपस में समय बिता पाते थे। अगले दिन योशियुकी की आंख देर से खुलती है क्योंकि उसकी अलार्म क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया था। योशी जल्दी से बाहर जाता है और अपनी वाइफ मित्सुए से टाइम पूछता है और तब पता चलता है कि कोई भी क्लॉक काम नहीं कर रही थी। मित्सुए उसे बताती है कि पावर आउटेज के कारण इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सारी चीजें ने काम करना बंद कर दिया है। यूई उठती है और देखती है कि टीवी और एसी ने काम करना बंद कर दिया था। योशियुकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है पर फोन ने भी काम करना बंद कर दिया था। फिर योशियुकी और बच्चे जल्दी से रेडी होकर घर से निकल जाते हैं। उन्हें बाहर जाते ही लोगों की भीड़ दिखाई देती है जो एलिवेटर के आने का इंतजार कर रहे थे, पर एलिवेटर भी पावर आउटेज के कारण बंद हो चुका था। सब बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और सीढ़ियों के थ्रू नीचे जाने लगते हैं। योशियुकी पहले ही लेट हो चुका था तो वो जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जाता है, पर वहाँ भी लोगों की भीड़ जमा थी। तब पता चलता है कि आउटेज के कारण ट्रेन भी बंद हो चुकी थी और इस वजह से कोई भी ट्रेवल नहीं कर सकता था। लोग बस से ट्रेवल करने का डिसाइड करते हैं पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फ्यूल पावर सिस्टम भी बंद पड़ गया था। सेम टाइम हम केंजी को देखते हैं जो अपनी बाइसाइकिल से स्कूल जा रहा होता है। केंजी देखता है कि सब चलकर अपने काम पर जा रहे थे। उसे अजीब लगता है क्योंकि हमेशा जहां व्हीकल्स की भीड़ लगी रहती थी वहां आज एक भी कार चलती नजर नहीं आ रही थी। केंजी को साइकिल पर जाता देख कई लोग उससे जेलस होते हैं। वहीं योशियुकी फाइनली ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पता चलता है कि ऑटोमेटेड डोर बंद हो गया था। यहाँ तक कि ये भी अजीब था क्योंकि किसी की वॉच काम नहीं कर रही थी, मतलब किसी को अंदाजा नहीं था कि टाइम क्या हो रहा है। काफी कोशिश करने के बाद जब डोर नहीं खुलता तो दो कलीग्स डोर के ग्लास को तोड़ देते हैं, पर अंदर जाते ही वे रियलाइज करते हैं कि ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स पावर आउटेज के कारण बंद पड़े थे। इसी दौरान मित्सुए अपार्टमेंट के बाहर अपनी फ्रेंड से मिलती है और पावर आउटेज के बारे में डिस्कस करने लगती है, बट उसकी फ्रेंड बहुत ही जल्दी में थी क्योंकि उन्हें रात के लिए स्टोर से कुछ कैंडल्स लेकर आनी थी। मित्सुए कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि रात होने से पहले इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी, पर फिर भी वो अपनी फ्रेंड को फॉलो करती है। ग्रोसरी स्टोर पर सब लोग खाना, पानी और जरूरत की चीजों को जमा कर रहे थे। मित्सुए भी सेम ऐसा ही करती है और लाइन में खड़ी हो जाती है और अपनी टर्न का इंतजार करने लगती है। और यहाँ ऑफ कोर्स मशीन काम नहीं कर रही थी तो कैशियर अनाउंस करते हैं कि वे पैसे सिर्फ कैश में लेंगे। तभी कुछ लोग लाइन से बाहर निकल जाते हैं ताकि एटीएम से कुछ मनी विड्रॉ कर सकें, पर एटीएम भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ योशियुकी के ऑफिस में सब बात करते हैं कि ये कोई नॉर्मल पावर आउटेज नहीं है, पर वे श्योर नहीं थे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तभी उनका बॉस आकर सबको डिसमिस कर देता है क्योंकि बिना कंप्यूटर्स के कोई भी काम नहीं कर सकता था। घर जाते वक्त योशियुकी एक बाइसाइकिल शॉप पर जाता है और वहां आउटेज के कारण बाइसाइकिल का प्राइस काफी हाई हो चुका था, बट योशियुकी को मजबूरन बाइसाइकिल लेनी पड़ती है। उसी रात योशियुकी फैमिली घर पर कैंडल्स जलाकर शांति से डिनर कर रहे होते हैं और सेम टाइम पर टैप ने भी काम करना बंद कर दिया था। यूई कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि पावर आउटेज की वजह से टैप्स बंद नहीं होने चाहिए थे। खाने के बाद केंजी और यूई अपने अपने रूम में चले जाते हैं, बट थोड़ी ही देर में वे बिना अपने फोन्स और इंटरनेट से बोर होने लगते हैं। तभी पूरी फैमिली बालकनी में खड़े होकर आसमान को देखने लगते हैं। अब पावर आउटेज हुए 3 दिन बीत चुके थे और अपार्टमेंट की हालत बहुत खराब हो गई थी। पानी की कमी से सिंक गंदे बर्तनों से भर गई थी और गंदे कपड़े भी अपार्टमेंट में टंगे हुए थे। बिना
इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ 3 दिनों में ही लोगों का लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गया था। वहीं योशीयुकी के ऑफिस में उनके सीनियर सबको कहते हैं कि उन्हें तब तक नहीं आना चाहिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी वापस नहीं आ जाती। योशी जवाब देता है कि अगर वे काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। उसके सीनियर उसे सलाह देते हैं कि वो अपनी फैमिली का ध्यान रखे। वो दावा करता है कि इस कंडीशन में टोक्यो जैसी सिटी में रहना बहुत ही मुश्किल है और थोड़े ही दिनों में पानी और खाना भी खत्म हो जाएगा। ऑफिस से बाहर आते ही योशी देखता है कि उसका सीनियर अपनी फैमिली के साथ कंट्री साइड जा रहा होता है। योशी भी ऐसा करना चाहता था, पर कहीं ना कहीं उसे भी उम्मीद थी कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। बाद में हम मित्सुओ को देखते हैं जो पास ही के वाटर टैंक से पानी लेने जा रही थी। वहाँ पर भी लोगों की भीड़ जमा थी, पर थोड़ी ही देर में टैंक का पानी खत्म हो जाता है, जिस कारण सबको वापस जाना पड़ता है। इसी दौरान योशी बैंक में कुछ पैसे विड्रॉ करने जाता है, पर वहाँ भी काफी भीड़ होती है और आज पावर आउटेज हुए 7वां दिन बीत चुका था और अब सारे ग्रोसरी स्टोर्स में फूड सप्लाईज खत्म हो चुकी थी। ऑफिसेस और स्कूल को भी बंद कर दिया गया था और पावर आउटेज के कारण सारी फैक्ट्रीज को काम करना भी बंद करना पड़ा। योशी के अपार्टमेंट से भी कई सारे लोग कंट्री साइड जाने लगे थे और अब योशी भी सेम ऐसा करने का डिसाइड करता है। अगले ही दिन वे सब अपने बैग पैक करते हैं और अपनी बाइसाइकिल्स पर वहाँ से निकल जाते हैं। यूई और केंजी अपनी बाइसाइकिल्स पर होते हैं और योशी ने अपने पीछे मित्सुओ को बिठाया होता है। उन्हें सफर के बीच में ही पीने का पानी खरीदने की जरूरत थी, पर सारी शॉप्स में पानी ओवर प्राइस बिक रहा था। यूई सौदेबाजी करती है और काफी लो प्राइस पर वाटर बॉटल्स खरीद लेती है। वो सब एक जगह पर रुककर रेस्ट करते हैं और दिन का खाना खाते हैं और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फाइनली वे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्होंने प्लान किया था कि यहाँ से फ्लाइट लेकर वे मित्सुओ के विलेज कागाशिमा जाएंगे, जहाँ उसके फादर अभी भी रहते हैं। उन्हें बताया गया था कि फ्लाइट्स अब भी काम कर रही हैं, पर एयरपोर्ट के बाहर भीड़ देखकर वे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और तब बताया जाता है कि फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और वे तब तक स्टार्ट नहीं होंगी जब तक पावर वापस नहीं आ जाती। ना जाने पर फैमिली एक पास ही के होटल में रुकते हैं। होटल के ओनर एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर उनकी सिचुएशन का फायदा उठाती है, पर वे कोई कंप्लेन नहीं करते। यूई सजेस्ट करती है कि उन्हें घर वापस जाना चाहिए, पर योशी के मुताबिक टोक्यो में खाना और पानी खत्म हो चुके थे और वहाँ सरवाइव करना नामुमकिन था और वे कहते हैं कि उन्हें सिर्फ बाइसाइकिल से कागोशिमा की तरफ जाना चाहिए। अगले दिन केंजी और यूई पास ही के एक बुक स्टोर जाते हैं और वहाँ से एक मैप लेते हैं ताकि लोकेशन का पता कर सके। इसी बीच उनके पेरेंट्स बाइसाइकिल और फूड के बदले योशी की अल्कोहल की 2 बोतल्स को बेच देते हैं और फैमिली अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। कुछ घंटों में वे फाइनली हाईवे पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कई उनके जैसे ट्रेवल्स मिलते हैं जो बाइसाइकिल पर कंट्री साइड जा रहे थे। उसी रात वे एक कैंप में दूसरे ट्रेवल्स के साथ रुकने का डिसाइड करते हैं। वहाँ एक कपल उनसे पानी मांगता है, पर फैमिली झूठ बोल देती है कि ये उनकी लास्ट बोतल है। वे खाना खाकर वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और लाशों से भरी एक सुरंग में एंड करते हैं, जिसे पार करने के लिए एक लेडी उनकी हेल्प करती है। आज पावर आउटेज को 16वां दिन बीत चुका था। फैमिली एक रिवर के सामने बैठकर रेस्ट करती है और अब उनकी पानी की लास्ट बोतल भी खत्म हो चुकी थी। कोई चारा ना बचने पर योशीयुकी रिवर से ही डायरेक्ट पानी पी लेता है। रिवर साइड से जाते वक्त एक तूफान आ जाता है, जिसके कारण फैमिली को अपनी बाइसाइकिल्स और सामान छोड़कर पास ही के एरिया में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। तूफान के थम जाने पर वे वापस अपने बाइक्स को देखने आते हैं और यहाँ एक बाइसाइकिल का टायर खराब हो चुका था। यहाँ तक कि उनके कपड़े और खाना भी पूरी तरह से खराब हो चुके थे। जल्द ही वे पास के टाउन में पहुँच जाते हैं, जहाँ केंजी और यूई खाना और पानी ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं मित्सुए और योशी रेस्ट करते हैं। वे एक ग्रोसरी स्टोर को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, पर पता चलता है कि फूड सेक्शन पूरी तरह से खाली पड़ा था। केंजी बाइसाइकिल का टायर ढूंढने लगता है, पर पहले ही सब बिक चुके थे। उसे बैटरी वाटर मिलता है जो कि डिस्टिल्ड वाटर था और पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। यूई को कैट फूड मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले आती है और सबको सरवाइव करने के लिए वो कैट फूड खाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। वही केंजी भी अपने फोन कवर से टायर को रिपेयर कर देता है और वे दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वे कुछ वीक से बैटरी वाटर और कैट फूड से सरवाइव कर रहे
थे। इससे पहले वे कैंपर्स के ग्रुप से मिलते हैं और आज पावर आउटेज को 22वां दिन बीत चुका था। कैंपर्स उन सब को सड़क किनारों के खाने वाले वीड्स के बारे में जानकारी देते हैं। उनमें से एक नॉन डिजिटल कैमरे से उन फैमिली की पिक्चर क्लिक करता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि पावर वापस आते ही वो उन्हें पिक्चर सेंड करेगा। वे सब कुछ दूरी तक साथ में ट्रेवल करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। डे 43 पर वे एक एक्वेरियम के पास पहुंच जाते हैं जहां कई सारे लोग फिश पकाकर खा रहे थे। फैमिली जल्दी से जाकर लाइन में लग जाती है क्योंकि अभी भी काफी अमाउंट में खाना बचा हुआ था, पर उनकी टर्न आते ही सब कुछ बिक जाता है। योशियुकी उस आदमी से भीख मांगता है कि वे कम से कम बच्चों को फिश दे दें, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फैमिली बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और अपना सफर जारी रखती है, पर थोड़ी ही देर में वे सब थक जाते हैं क्योंकि अब उनके पास खाना और पानी बिल्कुल नहीं बचा था। एक दिन वे एक फील्ड पर रुकते हैं जहाँ योशी को मजबूरन एक इंसेक्ट को खाना पड़ता है। तभी उन्हें पास ही एक पिग दिखता है जिसे वे सब खुश हो जाते हैं और योशियुकी भी उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है, पर इतना भूखा होते हुए भी उसे कट करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। एंड तभी वहाँ एक आदमी आता है जो पिग को कट कर देता है। वो आदमी अपना नाम तनाका बताता है और वो फैमिली से पिग उसके फार्म में ले जाने के लिए कहता है। उसके घर पहुँचते ही वो फैमिली को खाना खिलाता है। इतने दिनों से भूखे होने के कारण वे खाने को पूरी तरह खा लेते हैं। फैमिली कुछ वीक तनाका के घर रुकती है, बट वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें उनकी जर्नी कंटिन्यू रखनी चाहिए। 3 दिन बाद वे एक रिवर पर पहुंच जाते हैं। फैमिली लकड़ी के टुकड़ों से एक राफ्ट बनाती है। इसकी मदद से यूई और मित्सुए रिवर के दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं और केंजी और योशी वापस बाइसाइकिल लेने चले जाते हैं। इसी बीच बारिश होने लगती है और रिवर का पानी तेजी से बहने लगता है और योशी पानी के तेज बहाव से बह जाता है। केंजी अपने फादर को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे रिवर से सिर्फ उनकी विग मिलती है। फैमिली रिवर के पास बैठकर रोने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि योशी अब मर चुके हैं। कुछ समय बाद वे चलकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और आज दिन बीत चुका था 94। वे तीनों तनाका के दिए हुए खाने से ही गुजारा कर पा रहे थे। वे जब रेलवे ट्रैक पर चल रहे होते हैं तभी कुछ डॉग्स मित्सुओ पर अटैक कर देते हैं। वो सड़क से नीचे गिर जाती है। केंजी और यूई अपनी मदर को बचाने वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी पता चलता है कि मित्सुओ का एक पैर टूट चुका था। वे उसे उठाकर ट्रैक पर ले आते हैं, पर वही डॉग दोबारा उन पर हमला करते हैं। तभी उन्हें ट्रेन के इंजन की आवाज आती है। फैमिली बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि ट्रेन उन्हें पिक करने के लिए ट्रैक पर रुक गई थी। ये ट्रेन कोयले पर चलती है, इसलिए ये काम कर रही थी। ट्रेन के अंदर लोग मित्सुए और बच्चों की हेल्प करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि योशियुकी रिवर के पास बेहोश पड़ा था। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो खुद को संभालता है और पास ही के एक ट्रक के पास जाकर बैठ जाता है। तभी योशी को वहाँ से एक स्टीम ट्रेन गुजरती दिखाई देती है। वो एक स्मोक टॉर्च यूज करता है जिसे देखकर ट्रेन रुक जाती है और सुजुकी फैमिली दोबारा एक साथ हो जाती है। ट्रेन उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। वे बहुत सालों बाद मित्सुओ के फादर से मिलते हैं और उनके साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पावर आउटेज को हुए 2 साल और 126 दिन बीत चुके हैं और सुजुकी फैमिली ने कागोशिमा के एक सुंदर से विलेज में रहना शुरू कर दिया है। फैमिली वहाँ फिशिंग करती है और अपने कपड़े खुद बनाते हैं। एक दिन योशियुकी की सुबह जल्दी ही नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसकी अलार्म क्लॉक काम कर रही थी। तभी पूरा विलेज उठ जाता है और देखता है कि पावर वापस आ गई थी। लाइट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया था और फोन्स भी रिंग हो रहे थे। अचानक से पावर वापस आने से वे सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। कुछ वीक्स बाद फैमिली अपनी ओल्ड सिटी टोक्यो में रहने लगते हैं और तब न्यूज में दिखाया जाता है कि पावर आउटेज का कारण सन की सोलर फ्लेयर थी। कुछ का मानना था कि टेररिस्ट का काम है, पर इसका रीजन अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया था। तभी फैमिली को एक पिक्चर रिसीव होती है जो उसी स्ट्रेंजर ने क्लिक की थी जब वे ट्रेवल कर रहे थे। पावर आउटेज के कारण अब लोग छोटी से छोटी चीजों को अप्रिशिएट करने लगे थे। जैसे सुजुकी फैमिली जो एक दूसरे की केयर तक नहीं करती थी, उन्होंने एक साथ हर मुश्किल का डटकर सामना किया। मूवी यहीं खत्म हो जाती है और आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।